पिछले वीडियो में दक्षिण भारत आपको पढ़ा रहे थे। अब वो दक्षिण भारत को अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आगे। ठीक है, दक्षिण भारत में मैंने आपको बता दिया था, संगम काल के बारे में मैंने आपको बताया था। दक्षिण भारत में संगम काल कब से स्टार्ट हुआ था? पहली सदी से स्टार्ट हुआ था संगम काल। तो वो चला था लगभग तीसरी सदी तक संगम काल चला था। संगम काल जो 3 संगम हुए थे, कहाँ पर हुए थे? तो वो संगम जो हुए थे वो हुए थे पांड में। नीचे कहाँ हुए थे? पांड में। मैंने आपको बताया था, चेर के बारे में बताया था, चोल के बारे में बताया था और पांड के बारे में बताया था। ठीक है ना। तो चोल में, वो पांड के अंदर 3 संगम हुए थे। तो पहला संगम जो हुआ था पांड में हुआ था, वो हुआ था अपना दक्षिण मदुरा में हुआ था। दक्षिण मदुरा में सबसे नीचे कहाँ हुआ था? दक्षिण मदुरा में हुआ था, सबसे नीचे लास्ट में यहाँ हुआ था पांड में। तो वो तो जलमग्न हो गया था और उसका कोई साक्ष्य भी नहीं मिला था। और उसमें जो अध्यक्षता की थी वो की थी अगस्त ऋषि ने। और कितने राजाओं ने भाग लिया था उसमें? तो 89 राजाओं ने भाग लिया था, 79 राजाओं ने भाग लिया था। दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी तोल का पीएम ने इसकी अध्यक्षता की थी और उन्होंने एक बुक लिखी थी तोल का पियर। और इसमें कितने राजाओं ने भाग लिया था? तो इसमें लिया था 59 राजाओं ने भाग लिया था। और जो तीसरा संगम हुआ था उत्तर मदुरई में हुआ था। तो पहले के वीडियो में जो मैंने बताया था आपको कि इसमें कितने राजाओं ने भाग लिया था, तो पहले के वीडियो में 39 बताया था, मगर वो 49 है। कितने राजाओं ने भाग लिया था तीसरे संगम में? तो 49 राजाओं ने भाग लिया था तीसरे संगम में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो नेक्कियर ने की थी। क्लियर हो गया ना? यहाँ तक तो बता ही दिया था मैंने आपको। और चोल वंश और पांड वंश और चेर वंश के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, है ना। अब देख लेते हैं संगम काल के अंदर जो साहित्य थे उस समय कौन से साहित्य थे, उनके बारे में और पढ़ लेते हैं। ये संगम कालीन साहित्य के बारे में। तो ये संगम कालीन जो साहित्य थे, पहले हम बंदरगाह देख लेते हैं। संगम कालीन बंदरगाहों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम साहित्य के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो संगम कालीन जो बंदरगाह हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था चेर वंश, चोल वंश और पांड वंश। इन तीनों के अंदर, इन तीनों वंशों के अंदर 2-2 बंदरगाहें थे, वो पढ़ लेते हैं अपन। चेर वंश के अंदर 2 बंदरगाहें थी, एक था बंदर चेर और एक का नाम और था, उसका नाम था मुजरीस। चेर वंश के अंदर 2 बंदरगाह थे, बंदर चेर और मुजरीस। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। और चेर वंश में किसकी खेती होती थी? गन्ने की खेती होती थी। ठीक है ना। चोल वंश में देखें तो इसके अंदर 2 बंदरगाह थे। कौन सा था? एक था पुहारा बंदरगाह और एक था उरई बंदरगाह। पुहारा और उरई बंदरगाह ये कहाँ था? चोल वंश में था। और चोल वंश में जो है सूती वस्त्र की, जो सूती कपड़ा होता है उसका मतलब वहाँ व्यापार चलता था। और कहा जाता था कि सांप की कैंचुलू की तरह पतला, ठीक है, सूती वस्त्र जो है कहाँ मिलता है? चोल में था। तो चोल का सूती वस्त्र बहुत फेमस था। अब देखते हैं पांड में। पांड के अंदर अगर बंदरगाह देखें तो उस बंदरगाह के नाम है, 2 बंदरगाह हैं पांड में, सालीउर और कोरकाय। सालीउर और कोरकाय, सालीउर कोरकाय 2 बंदरगाह है। कहाँ पर है? पांड में। तो सबसे फेमस जो बंदरगाह है वो हैगा चोल वंश का फुहारा बंदरगाह, जो है फुहारा बंदरगाह है चोल का, ये सबसे फेमस है। ठीक है। अब देखेंगे हम संगम कालीन इतिहास साहित्य के बारे में। संगम कालीन में कौन कौन से साहित्य थे? तो तोलका पियर ने बुक लिखी थी। तोलका पियर ने कौन सी बुक लिखी थी? तोलका पियर। ये तो हमने पढ़ लिए, इसको पढ़ना नहीं है ज़्यादा। तो तमिल भाषा का साहित्य किसको कहते हैं? तोलका पियर को कहते हैं। दूसरा देखते हैं जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि ये भी साहित्य था, ये जैन धर्म से रिलेटेड था। फिर था तीसरा तिरुकुराल। कौन सा था? तिरुकुराल साहित्य था। तिरुकुराल तिरुकुराल जो है ये तमिल भाषा, जो तमिल साहित्य है उसका बाइबल किसे कहते हैं? कुराल को कहते हैं। तमिल भाषा का बाइबल किसे कहते हैं? कुराल को कहते हैं, तिरुकुराल को कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आएगा सिलप्पा अधिकारम। कौन सा साहित्य आएगा? सिलप्पा अधिकारम। ठीक है, सिलप्पा अधिकारम ये भी क्या है? जैन धर्म से रिलेटेड है। सिलप्पा अधिकारम में एक कहानी है, ठीक है, ये भी आपको बता देता हूँ मैं। इस कहानी में ये है कि इसमें निपुर की कहानी है, एक पायल की कहानी है। इस कहानी में ऐसा होता है, मदुरई राज्य के अंदर एक राजा होता है जिसका नाम होता है कोवलम, और उसकी एक रानी होती है जिसका नाम होता है कनगी। ठीक है, कोवलम और कनगी। और एक और होती है जिसका नाम होता है माधवी, जो होती है नचनिया, डांसर उनके दरबार में। अब जो कोवलम होता है भैया, कोवलम का प्रेम प्रसंग होता है माधवी से चल जाता है। अब ये माधवी जो है कोवलम को पैसे लूटना चालू कर देती है। ठीक है ना।
तो जो माधवी है वो कोवलम को भिखारी बना देती है, पैसे लूट लूट के भिखारी बना देती है, ठीक है। अब ये कोवलम तो भिखारी बन गया, पैसे बचे नहीं, तो इसको कौन छोड़ देती है, इसको छोड़ देती है माधवी। माधवी छोड़ देती है तो भैया ये कोवलम जो है ये पागल हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तो इसकी जो बीवी थी, पत्नी थी कनगी, वो उसको रोकती है कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब ज़िंदगी की शुरुआत फिर से शुरू करते हैं। तो ज़िंदगी की शुरुआत को फिर से शुरू करते हैं और बढ़िया फिर जीवन को जीने लगते हैं। मगर वो छोटा मोटा सा कोई व्यापार करने लगता है कोवलम। अब उस व्यापार को बढ़ाने के लिए उसकी जो रानी थी, ठीक है, उसकी जो रानी थी कनगी, वो क्या देती है, उसको एक पायल देती है बेचने के लिए। उसके बाद एक ही पायल थी, तो वो पायल देती है बेचने के लिए कि इस पायल को बेच दो और अपने व्यापार में उस पैसे को लगा लो। तो कोवलम जब उस पायल को बेचने के लिए जाता है तो मदरोई में जब वो उसको बेचता है तो वहाँ सिपाही उसको पकड़ लेते हैं। अब देखो क्या होता है कि अब बेसी की बेसी पायल जो होती है, तो जो मदरोई की रानी होती है उस समय, उसकी पायल भी चोरी हो जाती है और वैसे ही डिजाइन की पायल जो है कोवलम बेचने के लिए जाता है। तो कोवलम के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आ जाता है, तो रानी उसे फांसी की सज़ा दे देती है, ठीक है। तो कोवलम को तो भैया फांसी हो जाती है। अब उसकी जो पत्नी होती है कनगी, वो भी क्या करती है, सती हो जाती है, अपने आप को जला देती है, सती हो जाती है वो। और मदरई को शराब दे देती है कि मदरई अब जो है वो पूरा की पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये कहानी है उसके पीछे, ठीक है। इसके बाद आएगा एक और साहित्य आएगा, मणि मेखले। कौन सा साहित्य आएगा, मणि मेखले। तो मणि मेखले में किसकी चर्चा है भैया, तो मणि मेखले के अंदर जो कोवलम था, कोवलम कौन था, जो कोवलम था और जो माधवी थी, कोवलम और माधवी, माधवी जो नचनी, तो इनसे उत्पन्न जो संतान है उसकी चर्चा कहाँ मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको मणि मेखले में, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला वीडियो कल बनाएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।